जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यद्यपि त्रिभुज आपने 9th में भी पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरम जुड़ जाती हैं, प्रमेय जुड़ जाती हैं, और आप ज़रा सा ध्यान देंगे, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करते हुए हम थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम है चैप्टर का त्रिभुज, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा हो जाए। कुछ बच्चों को मालूम होगा त्रिभुज ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल त्रिभुज जो है कई प्रकार से होते हैं, आपने जूनियर कक्षाओं में पढ़े। यहाँ पे जो हमें त्रिभुज पढ़ना है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है रूप में पढ़ना है। जैसे 9th क्लास में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था सर्वांग सम त्रिभुज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, सर्वांग सम त्रिभुज। ये कहाँ का टॉपिक है? 9th क्लास का सर्वांग सम त्रिभुज। और आपकी 10th क्लास का जो टॉपिक होगा वो समरूप त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं? अपने नाम से स्पष्ट है। जिनको 9th में ये बात क्लियर ना हुई हो वो यहां से टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते चलिए। सर्वांग सम त्रिभुज, देखिए अपने नाम से स्पष्ट है। सर्व, इसका अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो सर्व धन अंग धन सम, अर्थात क्या हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सभी अंग कैसे समान होंगे? त्रिभुज में अंग कौन कौन से होते हैं? या तो भुजा होंगी या तो कोण होंगे। तो किसी भी त्रिभुज, ध्यान से देखा जाए, किसी भी त्रिभुज में कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाग क्या बताएंगे? 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, अर्थात 6 भाग होते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग। जैसे यहाँ पे हमारे 2 त्रिभुज हैं ABC और ये है PQR। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होंगे। सभी अंग कैसे समान होंगे? कि सभी भुजाएं भी समान हो जाएं और सभी कोण भी समान हो जाएं। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज में 3 बातें अगर आप बराबर करते हो तो आपने 9th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, वहां पे आपको बताया गया कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो है बराबर, और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, 2 त्रिभुज सर्वांगसम किन कंडीशन पर हो सकते हैं? यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में तीनों, मतलब 2 भुजा आपकी बराबर हो जाए, 2 भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए। कोई भी 2 भुजा बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। जैसे इस त्रिभुज में मैं कह दूं कि भाई AB भुजा PQ के इक्वल है और AC भुजा जो है वो PR के इक्वल है। AC भुजा जो है वो किसके इक्वल है भाई? PR के इक्वल। ठीक है, और कोण B जो है कोण Q के इक्वल हो गया। कोण B किसके इक्वल हो गया? कोण Q के। तो ऐसी कंडीशन जब हो जाएगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि समान जो भुजाएं होंगी, अब भाई ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। क्लियर है ना? इसके सामने का कोण इसके सामने के कोण के बराबर है। तो अन्य जो भी चीजें बची, जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के ऑटोमेटिक फिर बराबर हो जाएगी। क्लियर है? और ये जो शेष कोण बचे हुए हैं, ये जो दोनों शेष कोण बचे हुए हैं, ये भी क्या हो जाएंगे?
समान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी तो समान होंगे। ये दोनों भुजाएं समान है तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, ये दोनों बराबर हो गए। और ये भुजा अगर इस भुजा की इक्वल निकल गई तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं? जब सभी अंग समान है तो एक दूसरे के ऊपर अगर हम इसको रख दें तो एक दूसरे के आकार को बिल्कुल ढक लेते हैं, है ना। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। ठीक है। दो भुजा बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तब भी दो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। दो कोण बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए तब भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण, भाई त्रिभुज चाहे जैसा हो उसके सभी कोणों अंतः कोणों का योग 180 होगा। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग, भाई तीनों भुजा समान हो गई तो एक दूसरे को ढक लेंगे। तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण इक्वल हो गए, तीनों कोण इक्वल हो गए तभी दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम मान लिए जाते हैं। ठीक है। या एक RHS भी होता है, RHS मतलब राइट एंगल एक समकोण हो। यहां पे जैसे दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं, दो त्रिभुज बने हुए, इन दोनों त्रिभुजों में कोई एक कोण समकोण हो, इसके सामने की हाइपोटेनस बराबर हो, राइट एंगल अर्थात समकोण बराबर हो। यश का मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनस अर्थात इसका समकोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण भी क्या हो? बराबर हो दोनों की कर्ण बराबर हो, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। और एक साइड चाहे ये लंबाई बराबर हो जाए लंब, और चाहे ये आधार बराबर हो जाए। तो ये इतनी कंडीशन है जिसमें दो त्रिभुज जो है क्या होते हैं? सर्वांगसम। अगर ये कंडीशन किन्हीं भी दो त्रिभुजों की तुलना में अगर ये बातें आपको बराबर मिलती हैं तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ये जो त्रिभुज है ABC, ये क्या हो गया? सर्वांगसम। ये देखिए सर्वांगसम का निशान, इस तरीके से सर्वांगसम का निशान होता है। यश का बिगड़ा हुआ रूप, नीचे दो इक्वल है ना। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके भाई? त्रिभुज PQR के। ठीक है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या हो गया? सर्वांगसम। जब भुजा भी और कोण भी बराबर हो जाए, है ना, जब भुजा बराबर हो मतलब इनकी मापें बराबर हो जाएं, इनके आमाप बराबर हो जाएं, आप ऐसा कह सकते हैं इनके आमाप भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। ठीक है। तो ये तो पूरा 9th क्लास का आपका टॉपिक रहा। 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है समरूप। समरूप त्रिभुज क्या है? देखिए अपने नाम से स्पष्ट है, इसका भी संधि विच्छेद कर दो, सम धन रूप, है ना। सम धन रूप अर्थात समान चेहरा, रूप में चेहरा, समान चेहरा हो, एक जैसा चेहरा हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप। एक जैसा चेहरा कैसे होगा? जैसे ध्यान से देखिए ये सर्कल है, छोटा सर्कल, और ये क्या हो गया? बड़ा सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि इनके चेहरे एक जैसे हैं, तो ये क्या है? समरूप हैं, है कि नहीं। ये छोटा सा एक समकोणीय त्रिभुज हो गया, छोटा सा, है कि नहीं, और यहां पे एक बड़ा सा समकोणीय त्रिभुज हो गया। ध्यान से देखिए ये बड़ा सा समकोणीय त्रिभुज हो गया, है ना। तो चेहरा तो एक जैसा है, चेहरा एक जैसा है, एक बेबी है और एक बड़ा है ना, एक छोटा है एक बड़ा है कि नहीं। तो समरूप, एक जैसा रूप हो जिनका, एक जैसा चेहरा हो, वो क्या हो गए? समरूप हो गए। या आप एक समबाहु त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात को समझने की कोशिश करें। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे, और त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री का। इसमें भी अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये जो आकृतियां नजर आ रही हैं ये किसकी हैं? समरूप की, इनके रूप एक जैसे हैं।
तो समरूप को समझने के लिए आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि समरूप में कोण आपके बिल्कुल क्या होते हैं, इक्वल, और भुजाओं में क्या होता है, समान अनुपात होता है। इसमें क्या था, भुजाएं समान थी, और इसमें क्या है, भुजाएं समान अनुपातिक होंगी। जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 5 है, और ये 10 है। बात समझिए। तो अनुपात का मतलब, जिसे आधार और आधार में अगर मैं अनुपात देखूं तो 2/4 का, लंब और लंब में अनुपात देखूं तो 3/6 का, और कर्ण और कर्ण में अनुपात देखूं तो 5/10 का। अगर मैं सबको काट दूं तो 1/2, 1/2 और 1/2, अर्थात सब में अनुपात कितना है, 1/2 का। क्लियर। तो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है, इनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है, और कोण क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होंगे। जैसे ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। एक कोण और, अगर ये कोण आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो ये कोण आपका अगर 60 है तो ये भी कोण कितना होगा, 60। अर्थात जिन त्रिभुजों के सभी कोण समान होते हैं, है ना, जिन त्रिभुजों के सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और भुजाओं में क्या होता है, समान अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। सर्वांगसम त्रिभुज में भुजाएं समान होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, और इसमें जो संगत भाग होंगे उसमें क्या होगा, समान अनुपात होगा। ठीक है। तो हमारे ख्याल से सर्वांगसम और समरूप आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि समरूप कब होता है और सर्वांगसम कब होता है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज में सबसे पहले एक जो प्रमेय है उसको समझ लें। सबसे पहले हम प्रमेय समझ लें, जिसे हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेस प्रॉपर्टी थ्योरम कहते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बहुत सारे नाम है इसके, और इसका एक नाम बहुत ही चर्चित है, थेल्स प्रमेय। क्या प्रमेय है भाई, थेल्स की प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और बोर्ड में कई वर्ष ये पूछी गई है। बोर्ड में जो है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार ये प्रमेय जो है पूछी गई है। कई नाम से जानी जाती है। पहला जो मुख्य नाम है इसका, थेल्स प्रमेय। क्या नाम है भाई, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय सत्यापित कीजिए, या इसका एक नाम है बीपीटी, बेस प्रॉपर्टीज थ्योरम, है ना, बेस प्रॉपर्टीज थ्योरम भी कहते हैं कि सत्यापित कीजिए, या कभी कभी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी नाम आ जाता है। तो जो भी आएगा सबके लिए वही कॉन्सेप्ट। थेल्स की प्रमेय है क्या, ध्यान से समझिए। थेल्स ने प्रमेय दिया कि यदि किसी त्रिभुज में ध्यान से देखिए, हम प्रमेय यहां लिखते हैं और आपको साथ साथ याद करते चलना है। थेल्स की प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को या शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित
विभाजित करती है। प्रमेय को एक दो बार दोहरा लीजिएगा, प्रमेय को एक दो बार दोहरा लीजिएगा। क्या है प्रमेय? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजा भी लिख सकते हो या शेष भुजाओं को, चूंकि त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, एक भुजा के समांतर आप रेखा खींच रहे हो तो शेष दो ही भुजाएं बचेंगी। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को या शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। एक दो बार इसको दोहराओगे दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम डायग्राम पहले बनाएंगे, फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में, एक आप कैसा भी त्रिभुज ले लो, जैसे हमने एक त्रिभुज ये ले लिया, सपोज दैट ये हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम हो गया ABC। क्लियर? करा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो, किसी भी एक भुजा। चलिए हमने बेस के समांतर BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया भाई इस तरीके से EF। क्लियर? खूब ध्यान से बात समझिएगा। 6 नंबर में और 4 नंबर में ये प्रमेय पूछी जाती है, इससे नीचे नहीं। 6 नंबर में अधिकतर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, ये प्रमेय पूछी गई है। ध्यान समझिए। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, अब ध्यान से देखिए BC के समांतर ये रेखा हो गई EF, शेष दो भुजाओं को, आप ध्यान से देखिए जब ये EF खींची गई तो इस भुजा के समांतर खींची गई तो ये दोनों भुजाओं में कुछ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ कि इस AB के दो भाग हो गए, एक AE और एक BE, और इस AC के दो भाग हो गए AF और FC। तो प्रश्न ये कहता है, प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, अर्थात इस भुजाओं के जो अनुपात होंगे AE और BE का, वही अनुपात होगा AF और FC। ये बात हमको सिद्ध करनी। तो आइए हम सबसे पहले यहां लिखते हैं गिवन, क्या बात हमको ज्ञात है। ज्ञात क्या हुई हमको? प्रश्न ने क्या बताया, प्रमेय ने क्या बताया? ज्ञात है त्रिभुज ABC में BC, या मैं कह सकता हूं कि EF समांतर, EF जो रेखा है वो समांतर है किसके? BC है। सिर्फ इतनी बात हमको ज्ञात हुई। त्रिभुज एक है, उसमें एक जो भुजा EF है वो किसी एक भुजा के क्या है? समांतर है। सिद्ध क्या करके देना है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या बात करनी है? सिद्ध करना है कि शेष दो भुजाओं में समान अनुपात हुआ, अर्थात AE बटे BE, AE अपान BE ये किसके इक्वल हो गया? AF अपान FC के, AF अपान FC के। क्लियर? अब हम इसमें एक जरा सी रचना करेंगे। क्या करेंगे भाई? रचना। रचना में ध्यान से देखिए हमें क्या काम करना है। जैसे मैंने B और F को मिला दिया, किसको मिला दिया भाई? B और F को मिला दिया, ठीक है। ये BF को हमने मिला दिया, ठीक है, B और F, ठीक, सीधा सीधा बिल्कुल। रचना जो अतिरिक्त काम होगा डॉट लाइन से होगा। BF को मिला दिया और इधर से EC को भी मिला दीजिए, E और C डॉट लाइनों में, ठीक है, डॉट लाइनों में थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको मिला दिया गया और इस त्रिभुज AEF जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें हम AEF में शीर्ष F से AE पर एक लंब खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे भाई? लंब खींचेंगे। लंब खींच दिए, सपोज दैट FM एक लंब खींच दिया और यहां शीर्ष E से AF पर एक लंब खींच दिए,
एक और लंब खींच दिए, यहां पे बिंदु हमने कर दिया N, ठीक है। इस तरीके से हमने रचना कर दिया, ठीक। तो ध्यान से देखिए रचना में हमने क्या क्या काम किया। EC तथा FB को मिलाया, EC और FB को हमने मिलाया, और FM और लिखिए, और FM लंब खींचा। FM लंब किस पर खींचा? AE खींचा, AE तथा EN लंब खींचा हमने AF खींचा है। इतना काम हमने ये कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग इसकी उपपत्ति कर लेते हैं, डेरिवेट करते हैं इसको, कि किस प्रकार से किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है AEF, लिखेंगे त्रिभुज AEF में, AEF दिखाई दिया, AEF में FM लंब है किस पर? FM जो है लंब है AE पर, AE है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार। तो अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? एरिया त्रिभुज AEF इक्वल टू क्या हो गया? एरिया त्रिभुज AEF इक्वल टू क्या हो गया? तो आप कह सकते हैं 1/2 लंब गुणे आधार। तो लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। तो एरिया त्रिभुज AEF इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 लंब, हमने लंब FM की बात किया तो आप यहां पे FM लिख सकते हैं, FM इंटू आधार। किस आधार पर? लंब जिस पर पड़ता है वही आधार मान लिया जाता है, तो आधार क्या हो गया? AE। आधार क्या हो गया? AE। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः त्रिभुज AEF को ही लेते हैं, AEF में, लेकिन इस बार लंब हमने चेंज किया। तो लंब चेंज किया, EN लंब किया। EN लंब हुआ किस पर भैया? AF पर, AF पर। EN किस पर लंब है? AF है। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए एरिया त्रिभुज AEF इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, अर्थात लंब गुणे आधार। तो लंब का नाम क्या हुआ? अब की बार EN हुआ, और लंब जिस पर पड़ता है वही आधार होता है, तो आधार क्या हो गया? AF, ठीक। आधार क्या हो गया? AF। ये लंब किस पर पड़ा? AF पर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब 9th क्लास में आपने एक प्रमेय और पढ़ी है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब आइए हम थोड़ा सा इस साइड में हम जगह है इधर करते हैं, इस साइड में। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज BEF बना हुआ है। ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे? त्रिभुज BEF या एरिया त्रिभुज BEF इक्वल टू है, एरिया त्रिभुज BEF को आपने देखा, एक त्रिभुज और बना है CEF,
एरिया त्रिभुज CEF, ये हम कैसे कह सकते हैं? समीकरण नंबर 3, एरिया त्रिभुज BEF, एरिया त्रिभुज BEF बराबर है किसके? एरिया त्रिभुज CEF। ये बात क्यों बराबर है? क्योंकि EF जो है समांतर है, क्योंकि EF समांतर है किसके? BC के। ये बात प्रश्न ने बताई थी कि EF BC के समांतर है, और एक ही आधार इन दोनों त्रिभुजों का है, एक ही आधार EF है। प्रमेय क्या है? ध्यान से समझ लो कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जो भी त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 9th में ये बात आपको प्रूव कराई गई थी कि आधार एक ही होगा। 1 मिनट लगेगा अगर आप जरा सा समझना चाहें। जैसे मैं यहां से एक लंब खींच दूं, यहां से भी एक लंब खींच दूं, तो 1/2 लंब गुणे आधार, आधार वही होगा इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए, लंब और आधार वही हो जाएगा। तो सेम, अगर ना समझ में आ रही हो बात तो यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये 9th की प्रमेय है और हम उसको भी लेके साथ में चलेंगे। सपोज दैट जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है और ये भी हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। चलिए यहां पे ABC और यहां पे D हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि BC समांतर है, BC समांतर है किसके? AD के। 1 मिनट लगेगा इस बात को समझने में कि किस प्रकार से इसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि ABC का क्षेत्रफल BCD के क्षेत्रफल के बराबर है। मैं बात कर रहा हूं ABC की, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD की बात कर रहा हूं। किसकी? BCD। अब आप बताइए, अगर मुझे लंब खींचना होगा तो लंब मैं ऐसे ही तो खींचूंगा। सपोज दैट AM हो गया और यहां से हो गया DN, ठीक है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए क्या कहोगे? 1/2 लंब, 1/2। चलिए एरिया त्रिभुज ABC के लिए आप क्या कहेंगे? ABC के लिए क्या कहेंगे? 1/2 लंब AM और गुणे आधार क्या हो गया? BC। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एरिया त्रिभुज BCD के लिए क्या कहेंगे? BCD के लिए 1/2 लंब DN और आधार पुनः क्या हो गया? BC। खूब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बताया कि दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान हो। लंबवत दूरी क्या हो? प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? समान हो, वही तो समांतर रेखा होती है। तो ये और ये रेखा अगर समांतर है तो बताइए AM और DN ये कैसी दूरियां हैं? लंबवत दूरियां हैं, क्योंकि हमने लंब खींचा। तो AM और DN बताइए बराबर हुआ कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं अगर AM और DN बराबर हैं, AM और DN अगर बराबर हैं तो दोनों में फिर कौन सा अंतर हुआ भाई? दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए कि नहीं? अगर AM और DN बराबर है तो प्रमेय बन गई ना। 9th क्लास की प्रमेय, 1 मिनट लगा आपको समझने में। क्या है भाई प्रमेय? क्या कहती है कि एक ही आधार हो और समांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे। अभी मैं इसमें एक त्रिभुज और बना दूं, लो भाई एक त्रिभुज और बना दिया, लेकिन आधार वही BC ही रखूं और यहां से भी पुनः लंब खींच दूं, तो बताइए ये भी तो लंब, ये लंब ये सब बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। और समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरियां क्या होती हैं? हर बिंदु पर समान होती हैं। तो जितना लंब यहां पे उतने लंब यहां पे, और आधार वही होगा, तो 1/2 लंब गुणे आधार। चाहे जितने त्रिभुज बना दूं सबके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर। क्लियर हो गई होगी बात? तो यहां पे ध्यान से देखा जाए, एक त्रिभुज है BEF और एक त्रिभुज है CEF। तो EF दोनों का सेम आधार हो गया और ये दोनों समांतर रेखाएं, ये बात प्रश्न ने बताई। तो इसका लंब अगर हमें देखा जाए तो इसका लंब है कहां पे? इस त्रिभुज का लंब थोड़ा सा बाहर, क्योंकि लंब की प्रकृति है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पड़ना, तो इसका लंब यहां पे पड़ रहा है। तो लंब तो ये लिया जाएगा बटा आधार यही लिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए,
प्रमेय क्या बन गई? मैंने कहा कि BEF, इसको कहिए तो छायांकित कर दें, अगर कम समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखिए। ये इतना, और मैंने कौन सा त्रिभुज लिया? ये इतना, ये इतना, ठीक है। ये इतना भाग लिया गया है, ठीक है ना, ये इतना भाग लिया गया है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, BEF त्रिभुज और CEF त्रिभुज में EF आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, समय बेशक थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन एक एक बातें आप जो है कंफर्म करते चलिए कि किस प्रकार से। देखिए 9th क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वहां पे जितनी प्रमेय है सब जुड़ी हुई है, चाहे चतुर्भुज की रही हो चाहे त्रिभुज की रही हो, समझ रहे हो कि नहीं? सारी प्रमेय जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, जहां पे भी टॉपिक आएगा हम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, जो भी बैक की बातें हैं, पिछली बातें हैं, उनको भी हम स्पष्ट कराएंगे। तो ध्यान से देखिए, BEF और CEF का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। अगर मैं इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां लिखेंगे ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हो गए भाई? इक्वल हो गए, ठीक है। त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल किसके बराबर है? CEF के। प्रमेय आप चाहो तो लिख दो, क्योंकि एक ही आधार, एक ही, इसको लिख लीजिए, 9th की प्रमेय है, एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। क्षेत्रफल क्या होते हैं भाई? समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इतनी बात हो गई। अब आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। तो एरिया त्रिभुज BEF इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 लंब गुणे आधार, 1/2 लंब, लंब क्या है? BEF के लिए लंब क्या हो गया हमारा? FM। क्या हो गया? FM। और इंटू आधार क्या हो गया? BE, क्योंकि भाई त्रिभुज तो यहीं तक था ना, BE। भाई जैसे इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है, अगर इस पर लंब कहा जाए खींचने को तो ऐसे ही तो खींचोगे, इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लंब तो ये लिया जाएगा। आधार कौन सा है? ये इतना ही है, ठीक है। तो इसका लंब थोड़ा सा बाहर पड़ेगा, अर्थात इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये आप मानिए। क्लियर? तो इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर, चलिए चौथा बना, ठीक है। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज CEF के लिए हम क्या लिखेंगे? CEF बिल्कुल आसान प्रमेय है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 लंब। अब CEF के लिए लंब आ गया होगा दिमाग में, CEF के लिए लंब हमारा क्या हो गया? EN हो गया। क्या हो गया? EN। और आधार हमारा क्या बन गया भाई? CF। आधार क्या बन गया? CF। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 5वां हो गया। क्लियर? अब आइए देखिए, लिखेंगे एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज AEF, एरिया त्रिभुज AEF अपान एरिया त्रिभुज ABF, इन दोनों को हम निकालते हैं, AEF और ABF। AEF को आप ध्यान से देखिए, AEF की एरिया हमने निकाल रखी है। AEF की एरिया क्या है? 1/2 FM इंटू AE अपान ABF की 1/2, ABF की एरिया 1/2 FM इंटू BE। दिखाई दिया? तो क्या हुआ? 1/2 से 1/2, FM से FM कैंसिल हो गया, है ना।
तो यहां पे आया क्या भाई, ए अपान बीई। क्या है भाई, ए अपान बीई, ए अपान बीई। इसे हमने समीकरण नंबर ए मान लिया, ए स्पेशल समीकरण। ठीक है, अब अगले दो त्रिभुजों का निकालते हैं अनुपात। एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज कौन सा, ए ई एफ पुनः लेते हैं। कौन सा लेते हैं भाई, ए ई एफ अपान एरिया त्रिभुज। अब की बात लेते हैं सीई एफ। कौन सा लेते हैं भाई, सीई एफ इक्वल टू 1/2। ए ई एफ के लिए आपने निकाल लिया, एक एक पार्ट हमने अलग अलग इसीलिए निकाल लिया। ई एन इंटू ए एफ अपान 1/2 इंटू सीई एफ। सीई एफ के लिए क्या आपने निकाला है, ई एन इंटू सी एफ। 1/2 से ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ए एफ अपान सी एफ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, एरिया त्रिभुज ए ई एफ तो ठीक है, अपान एरिया त्रिभुज सीई एफ किसके बराबर है, यहां पे ध्यान से देखिए, सीई एफ बीई एफ के बराबर है। सीई एफ किसके बराबर है, मैं सीई एफ को चाहूं तो लिख सकता हूं बीई एफ इक्वल टू क्या आया, इसको लिखेंगे ए एफ अपान सी एफ। क्लियर। यहां पे हमने मान रख दिया समीकरण 3 से। कहां से मान रख दिया गया, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आपने सीई एफ की जगह क्या रख दिया, बीई एफ। अब आप ध्यान से देखिए, ए ई एफ बीई एफ, ए ई एफ बीई एफ। चलिए देखिए, तो बीई एफ यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, ध्यान से देखिए। बीई एफ यहां पे 1/2 एफ एम इंटू बीई लिखा गया है ना, बीई, तो बीई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई बी एफ। क्या होना चाहिए, ई बी एफ। ठीक है, ई बी एफ। तो 1/2 एफ एम इंटू बी। ध्यान से देखिए, चाहे बीई एफ लिखिए चाहे ई बी एफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ई बी एफ, ई बी एफ त्रिभुज तो वही है। तो यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ए ई एफ और ई बी एफ, ई बी एफ मतलब त्रिभुज तो वही है, चाहे बीई एफ रहे, बीई एफ या ई बी एफ, त्रिभुज तो वही है। तो ध्यान से देखिए, इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, ए ई एफ और ई बी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए ई अपान बीई, ए ई अपान बीई इक्वल टू क्या आ गया है, ए एफ अपान सी एफ। ये मान कहां से रख दिया हमने, समीकरण ए से रख दिया था, समीकरण ए से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये जो बात आ रही है, ये जो बात आई, ए एफ ए ई कितना आया है, ए ई अपान ए ई अपान बीई, ए ई अपान बीई किसके बराबर आ गया, ए एफ अपान सी एफ। ए ई अपान बीई किसके बराबर आ गया, ए एफ अपान सी एफ। तो आपने क्या प्रूफ किया कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होगी वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रारूप हो चुका है, इसका बड़ा हो गया है, इसलिए कि आपको एक एक पार्ट बिल्कुल क्लियर करके समझाया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अब आपको ये प्रमेय बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर ये प्रमेय आपको समझ में आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।